फेल होगा, 2 बार फेल होगा, तीसरी बार में पास हो जाता है, तो दैट मेक्स इट परफेक्ट कि हमें कि वो इस तरह के अपराध को अंजाम दे पाता है। तो हमें भी वही करना है कि हमें हमारी चीज़ों को कैसे सिक्योर करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। है साइबर सिक्योरिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि इंटरनेट जो है दैट अलाउज एन अटैकर टू वर्क इन फ्रॉम एनी। ऐसा नहीं कि जो आप पे अटैक करेगा वो आपके आसपास ही होगा, वो कहीं से भी अटैक करता है। तो सबसे ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों के लिए आसान बना दी है, मतलब उसको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मेरे को यहीं जाके या इन्हीं के पास रह के इस तरह का कुछ काम करना है। तो जहाँ करना है मैं कहीं दूर रह के भी वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, या कोई जो कर होता है। तो रिस्क जो है, रिस्क देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम्स बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाती है? जब आपको अवेयर नहीं होते, जब हमें चीज़ें अधूरी पता होती हैं, पूरी पता नहीं होती हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि चल रहा है कि हमें कि ये चीज़ें हमने करनी है या नहीं करनी है। और अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक ये है CIA ट्राइड करके हम होते हैं इसको, दैट इज कि इसमें C से स्टैंड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड करता है इंटीग्रिटी और A स्टैंड करता है अवेलेबिलिटी। मतलब ये साइबर अटैक्स जो होते हैं वो यूजुअली इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी या इंटीग्रिटी ब्रीच होगी या फिर आपका अवेलेबिलिटी ब्रीच होगी। मतलब इनमें से कोई ना कोई 3 चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये ट्राइंगल जो बना रहा है, मतलब साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा अगर प्राइवेट नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हम ऐसे शेयर कर रहे हैं, तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज होता है कि जिसकी वजह से हमारे साथ फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं वो एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट है ऑनलाइन स्कैम्स। तो ऑनलाइन स्कैम्स क्योंकि अब हम लोग हर चीज़ में ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो हमारे बहुत सारे यूजेस हैं और उस यूजेस के हिसाब से हमारे पास इस तरह के स्कैम्स होते रहते हैं। हमारे पास इस तरह की कॉल्स आ सकते हैं, फिशिंग कॉल्स आ सकते हैं, फिशिंग कॉल्स आ सकती हैं कि जहाँ पे आपको हम फॉल्स प्रॉमिस करेंगे, आपको झूठ बोल सकते हैं, आपको किसी ट्रैप में फंसाने के लिए कुछ इस तरह की कर सकते हैं, या फिर हम आपके डिवाइस में इस तरह का सॉफ्टवेयर कुछ कर सकते हैं कि जिससे कि आपकी पर्सनल कि आपके पासवर्ड्स, आपकी OTPs वो हमारे पास आ सकती हैं। तो इस तरह के जो भी स्कैम होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ऑनलाइन स्कैम्स जो होते हैं। इलीगल कंटेंट क्या होता है? इलीगल कंटेंट बहुत तरह की चीज़ें आपने सोशल मीडियाज में देखी होंगी कि कोई इस तरह का कंटेंट हो सकता है कि जिसको लेके कोई, तो वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कैसे भी कई बार क्या होता है कि पहले इनिशियल स्टेज में ऐसा हो सकता है कि वो खुद इंसान विलिंग रहा या वो किसी की बातों में आके कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर रहा है कि उसके पास कुछ इस तरह का कंटेंट, या फिर कई बार लोग आपको इस तरह का कुछ पिक्चर्स में, वीडियोस में कुछ टेम्परिंग करके, कुछ चेंजेस करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कंटेंट हो सकता है जो कि लीगल नहीं होता है और फिर उसमें आपको कोई भी चीज़ें, कोई पैसा मांग सकता है, कोई आपको डरा धमका सकता है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं ये भी फाइनेंशियल क्राइम के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के थ्रू ही होता है। फिशिंग अटैक्स क्या होता है? फिशिंग अटैक्स कोई ना कोई आपको इस तरह के मैसेजेस आते होंगे कि सबके फोन नहीं आता कि आपने 10 लाख रुपए जीते, 1 करोड़ रुपए जीते, 50 लाख रुपए जीते, आप उसको अपने अकाउंट अवेल करने के लिए आपको ये लिंक पे और ये अटैचमेंट जो दिया है इसको इंस्टॉल होती है कि वहाँ पे हमारे पास आपके फ़ोन का एक्सेस आ जाता है और फ़ोन का एक्सेस आते ही आपके पासवर्ड्स, OTPs जैसे ही आप वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो है ये बहुत रिस्की होता है। कभी भी हमें इस तरह के मैसेजेस में जो अननोन सेंटर्स के थ्रू लिंक्स आती हैं, जो हमारे पास अटैचमेंट्स आते हैं, तो वो सब हमें यूज़ नहीं करना
नहीं यूज करना। फिर इसके अनवांटेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, अनवांटेड पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स किस तरह के होते हैं उनमें, या लैपटॉप में बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं, इस तरह की एप्स हम डाउनलोड करते हैं जो कि हमारे कोई यूजर्स के नहीं होते, या फिर कई बार हम ग्रीडी भी होते हैं। जैसे सपोज करिए हमें नेटफ्लिक्स यूज करना है, उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है, तो हम क्या करेंगे, पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, ये इस तरह की चीजें करते हैं ना कि वो सारे सीरीज देखने के लिए हमें कोई बता देता है ये वाले पे सारा नेटफ्लिक्स का कंटेंट जो है वो आप फ्री में देख सकते हो, और उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम, या उस तरह के पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को हम अपने फोन या लैपटॉप में डाउनलोड करके यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं विक्टिम, मतलब जितना हमेशा हमें पता होता है कि विक्टिम बनने के पीछे एक और हमारे पास भी थोड़ी लालच होता है, मतलब हम अपना सोच रहे होते हैं पैसा बच जाए या ऐसी गलतियां हमसे ना हो। कई बार नहीं भी लालच होता है, तो कई बार हम गलतियां से ही गलती, मतलब हमें ये करना है, बट अगेन सिचुएशन ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में आप वो सारी चीजें कर जाते हैं जो आपको बोली जा रही है, तो वो हमें नहीं करना है। फ्लड अटैक्स क्या होता है? फ्लड अटैक्स हम बोलते हैं कि जहाँ पे हैकर जो होता है वो हैक क्या करता है, दूसरों के नेटवर्क्स को हैक करता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे अगर नेटवर्क मेरे लैपटॉप में चल रहा है, नेटवर्क मेरे करके, और फिर टारगेट डिवाइस जो होती है उसको हम टारगेट करते हैं। जो हैकर होता है वो क्या करता है, फिर जिस टारगेट डिवाइस, इस डिवाइस को अगर मुझे हैक करना है तो मैं पहले 10 नेटवर्क्स हैक करूं, और उसके बाद इस उन नेटवर्क के थ्रू, जिससे कि मेरी आइडेंटिटी सील्ड रहेगी, मेरे को पकड़ना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि नेटवर्क जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, जो मैंने 10 है। तो एक डिवाइस को हैक करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क्स को हैक करके और फिर उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए अटेम्प्ट दिया जाता है, उसको हम फ्लड अटैक्स बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग में भी हम इसी तरह की चीजें करते हैं, जहाँ पे हम आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बोलते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करें। दैट कम्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग, कि हम आपको बोलेंगे कि आप हमें ये बताइए आपके अकाउंट में ये सारी चीजें, बहुत सारे केस स्टडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी, तो जिसमें क्या होगा कि हम आपको कुछ ना कुछ इस तरह का बोल रहे हैं और आप वो कर भी रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने साइकोलॉजिकली इतना मैनिपुलेट करा, क्योंकि पहले से मैं 1 महीने पहले से मैंने आपका पूरा हिस्ट्री देख रखा है कि आपको किस तरह की चीजें हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या आपके साथ हो रहा है, कौन कौन आपके फैमिली में है, क्या लूप होल्स है, उन्हीं को जहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट दिखता है ना, क्रिमिनल हमेशा वहीं टारगेट करता है। हमें हमेशा दिमाग में होता है ना कि जहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी है ना, उसी को हमने हिट करना है, तो वो सारी चीजें वो करके चलते हैं। तो उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या स्टॉक करते हैं, स्टॉक करते हैं यंगस्टर्स, और इस तरह के बहुत सारे केसेस है जहाँ पे आप किसी को इंटेंशनली स्टॉक कर रहे होते हैं। कई बार वो मजे में भी होता है, बाद में वो क्राइम का रूप ले लेता है, या कई इस तरह के टेक्स्ट, इस तरह की चैट्स, तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। स्टॉकिंग लोग कर करके फेक अकाउंट्स बना के, जहाँ पे आपकी डिटेल्स चीज प्राइवेट है या नहीं है, या आपने सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करके शेयर किया हुआ है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। क्या होता है जिसमें हम किसी की पिक्चर जो है, डिस्प्ले पिक्चर जो है, उसको हम यूज कर सकते हैं, किसी का बर्थ प्लेस, किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी के रिलेटिव्स, किसी के फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट से हमने एक्सट्रैक्ट करा, करके दूसरा अकाउंट बनाया, तो किसी की आइडेंटिटी को, क्योंकि इम्पर्सोनेशन हो रहा है यहाँ पे, कि किसी की पहचान हमने यूज करके और फिर हमने कोई ऐसा अपराध किया, तो ये जो अपराध है इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। मोटिव होते हैं इस तरह के जो साइबर क्राइम करने के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिसरप्टिंग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी।
तो बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है। मतलब अभी तो आजकल मैक्सिमम चीज़ें पेपरलेस होते जा रही हैं, तो हम इतना हार्ड कॉपीज पे काम करना बंद कर दिया है। सब कुछ हम ईमेल, सॉफ्ट कॉपीज पे और चीज़ें करने लग गए हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों के लिए एक्सपोज हो गए हैं, वहीं पे हम इस तरह के क्राइम के लिए भी एक्सपोज हो गए हैं। कैशलेस अपनी चीज़ें बनानी है, डे टू डे लाइफ वी डू नॉट ब्रिंग कैश, है ना, क्योंकि हम इधर से बच रहे हैं तो दूसरी चीज़ें भी हमारे साथ कहीं ना कहीं हो रही है कि आप कैश नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब आप एक एक मोमेंट पे आप मान लीजिए QR कोड स्कैन कर रहे हैं, एक एक मोमेंट पे आप गूगल पे, फोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ रही है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सही करने की जरूरत है, या तो आपको प्रैक्टिसेस ऐसी रखनी है कि आपके साथ इस तरह के ना हो। इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, इसमें क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के पास इस तरह का डेटा होता है कि जो करके अपने पर्सनल प्रॉफिट में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ एक केस स्टडी सुने हो, जैसे डेटा कुछ किसी को क्या फायदा होगा या कौन कर सकता है। बता रही हूँ कि एक इंडिविजुअली सिर्फ इस पे नहीं होता है कि डेंजर वाले इस पे कि हाँ पे भी सिर्फ इस तरह के आपके बैंक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी भी डिस्टर्ब होती है। सपोज करिए कि इस तरह के हॉस्पिटल्स का पेशेंट का डेटा अगर लीक होता है, तो जो मान लीजिए मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। उनको पता चल सकता है कि इनकी फर्दर रिक्वायरमेंट क्या, किस स्टॉक को हम कम कर सकते हैं, किस स्टॉक को हम कल को महंगा बेच सकते हैं, किस स्टॉक को हम प्री प्रिपेयर्डनेस के साथ हम बना सकते हैं, जो कि बाकी का मैनिपुलेशन अगर मैंने करा कि ये मेडिसिन अभी रिक्वायरमेंट है बट मैंने मैनिपुलेट कर दिया वो डेटा, और फिर बाद में जब वो इन्फॉर्मेशन इस तरह की मार्केट में जा रही है तो वो दूसरी कंपनीज उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट एक जिस कंपनी ने ये टारगेट किया वो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसके पास इस तरह का स्टॉक जो है वो पहले से उस इन्फॉर्मेशन को लेके बनाया जा चुका है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैनिपुलेशन है, डेटा का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बहुत सारा ऐसा होगा जो इस तरह की है। कोई अगर आप मान लीजिए कोई ऑपरेशनल इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपने अपना क्या प्लान बनाया हुआ है, अगर वो सारी चीजें लीक हो जाती हैं, तो वो लीक हो जाती है तो वो एक इंडिविजुअल, एक डिवाइस, एक ग्रुप उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नेशनल सिक्योरिटी को भी उस पर स्टेक पे आता है, बाकी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करती है। तो वो सारी चीजें हमें होने नहीं देनी है। मतलब हमें इतना अवेयर होना है कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होके आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए कि हमें कितना इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना है और कितना इंफॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करना है, और कैसे हमें खुद को सेफ रखना है। फिर उसके बाद फियर एंड क्योस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका इंसान को लग रहा होता है कि मैं कुछ कंप्लेन करूंगा कुछ होगा नहीं, मैक्सिमम चीज़ों में तो इस तरह में कोई एक्शंस नहीं है, तो स्ट्रक्चर को लेके फियर लॉस भी होता है। कई बार सोशल मीडिया वगैरह में इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसमें तो काफ़ी सारा फियर भी होता है, क्योंकि वो लग रहा है कि कुछ इस तरह का कंटेंट है जो वो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते, या जो वो अपने फ्रेंड अपनी कम्युनिटी में किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो रिपोर्टिंग का भी बहुत सारा इशू होता है। तो वो सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद रैंसम मान सकते हैं। रैंसम क्या होता है कि कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम किसी की डिवाइस में इस तरह से इंस्टॉल कर देते हैं। आपसे कॉन्सेंट नहीं लिया, आपसे ये नहीं पूछा कि आप इस चीज़ के लिए विलिंग हैं या नहीं, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा चाहिए, और मैंने जो हैकर होता है वो हैकर ट्राई करता है कि मैं वो डिवाइसेस को हैक करूं, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूं और अपने यूजर्स में लूं। उसके लिए वो क्या करता है कि उसमें कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, जैसे मैलवेयर सॉफ्टवेयर, जो बाद में आपके ही डेटा पे एक्सेस नहीं रह जाता है। वो जो एक्सेस की बात कर रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ इस तरह का एन्क्रिप्शन करते हैं कि बाद में वही सेम डेटा का एक्सेस बोलने के लिए हम आपको बोल रहे होते हैं
कि हमें ये पैसा, मतलब हैकर डिमांड करता है कि उसको इतनी इतनी फिरौती चाहिए। तो ये जो क्राइम होता है इसमें ये भी इस तरह के मोटिव्स होते हैं। नेक्स्ट जो है कि किसी बहुत रीजंस बहुत सारे होते हैं, बट हमें ये होता है कि किसी की रिपुटेशन, किसी के रिस्पेक्ट को इस तरह से हमें डैमेज करना है। तो जब डैमेज करने के हिसाब से हम उस तरह से करते हैं तो वो भी फिनांस भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, और फिनांस के साथ साथ वहाँ पे दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह के पिक्चर्स, किस तरह का कंटेंट, किस तरह की चीजें हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व है। अगेन ये देखिए लास्ट पॉइंट जो है ये भी इस तरह का बहुत आजकल होता है, दैट इज द रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल बिलीव्स। कई बार भगवान जी की फोटोज आती हैं, इनको 15 जगह भेजो तो ये होगा, ये साईं बाबा का, शिव जी का, मतलब कोई अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से आपके पास चीजें आएंगी, डिमांड्स आती हैं। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे उन्हीं के साथ लिंक्स लगी होती हैं, अटैचमेंट्स लगे होते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। मतलब ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन, जगह भेजेंगे तो ये हो जाएगा, 10 जगह भेजेंगे तो आपको ये मिलेगा, और उसी में वो लिंक अटैचमेंट्स होती है जिसको आप सर्कुलेट करते रहते हैं, और खुद भी वल्नरेबल है क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें अटैचमेंट्स को डाउनलोड किया, आपने अपने फ़ोन में उसको सेव किया, और दूसरों को भी आप सेम चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। साइबर क्राइम का अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखिए 19 लाख कंप्लेंट्स टिल डेट, मतलब ये अगस्त 2019 का साइबर सेल का डेटा है, दैट इज 19 लाख रजिस्टर हुई है। मोर देन 1930 हेल्पलाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन जो आपको याद रखनी है, दैट इज 1930, कि आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का क्राइम तो आता है 1930। तो 250 करोड़ से ऊपर का जो है इन्होंने सेव किया इस तरह के फ्रॉड्स में पैसा, जो फाइनेंसेस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 50% क्राइम्स जो है, फाइनेंशियल क्राइम्स होता है, किस तरह के क्राइम्स होते हैं, उनमें से सबसे प्रेवलेंट क्राइम कोई है तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है। मतलब 50% तो फाइनेंस के जितने क्राइम होते हैं वो फ्रॉड वाले होते हैं, कि आपको हम झूठ बोल के धोखाधड़ी करके इस तरह के क्रिमिनल्स जो क्राइम फ्रॉड्स बोलते हैं। एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज पे रजिस्टर होती है। तो आप सोचिए रिपोर्टेड केसेस इतने हैं तो अनरिपोर्टेड भी कितने सारे होंगे। कई बार छोटी छोटी चीजें तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर किसी को इधर उधर फ्रॉड हो गया तो सोचते चला गया, कौन ही इतना रिपोर्ट करेगा, कौन ही इतना चक्कर काटेगा। तो कहने का मतलब ये कि रिपोर्टेड केसेस जब इतने हैं तो हमारी अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, कितना हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कितना अलर्ट रहना है कि हमारे साथ इस तरह की चीज़ें ना हो। को हैरेस करने के लिए उसको स्टॉक कर रहा होता है कोई। पहले शुरू में इतना नहीं भी मेजरली होता है, बट धीरे धीरे कुछ इस तरह का कंटेंट भेजना, कोई ईमेल्स भेजना, कोई टेक्स्ट भेजना, कि बाद में उसको हैरेसमेंट होता है उस चीज में। तो इस तरह की चीजें आपको भेज रहे हैं कि जो कि आपको बाद में आपसे कुछ एक चीजें डिमांड कर सकते हैं, कोई भी चीजें बोल सकते हैं, तो वो और फिर बाद में दैट बिकम्स द क्राइम। तो बाद में जब रिसिपिएंट ये बोलता है कि नहीं अभी नहीं करना है या आपको बात नहीं करनी है, तो वो सामने वाला फिर वो बात के लिए अग्री नहीं कर रहा होता, वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आपसे डिमांड कर सकता है जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो या फिर कुछ और तरीके का लॉस हो। तो ये जो है ये इस तरह की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी इंफॉर्मेशन हम कितनी शेयर कर रहे हैं, मतलब हम जो अपना साइबर तो कहीं ना कहीं डिजिटल वाली चीजें आ रही हैं, ऑनलाइन चीजें आ रही हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी